दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की सिविक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है कानूनों की समझ। आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर आपको बहुत तरीके के कोर्सेस, चाहे वो कोई से भी हो, आपको एक ही ऐप में आपको बहुत ही कम प्राइस पे, लोएस्ट प्राइस पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो जॉन एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है कानूनों की समझ। इस चैप्टर के हम कुछ सारे ही मेन पॉइंट को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जैसे कि पता ही होगा कि कानून बनाता कौन है। कानून बनाता है संसद, ठीक है। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? जितने भी कानून हैं सभी पर लागू होते हैं। जो जैसा काम करेगा, जैसा अपराध करेगा, उसको वैसी ही उसकी सजा भी मिलती है। आपको डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, स्टोरीज में काटते हुए। और साथ ही साथ ये हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कानून है धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन, एक कभी कभी एग्जाम में आता है कानून के शासन का मतलब बताएं। तो कानून के शासन का मतलब क्या होता है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति क्यों ना हो, ठीक है। तो ये क्या बताता है, कानून के शासन का मतलब क्या है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो धन्ना सेठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे यहाँ तक कि राष्ट्रपति क्यों ना हो, सबके लिए सजा जो होगी, अपराध की सजा सेम होगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कानून के सामने सभी लोग बराबर होते हैं। कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। पहले का समय कहता है कि एक अपराध किसी ने करा पहले, तो उसको गरीब को तो ज्यादा, जाति के नाम पर उसकी अगर नीची जाति है तो उसको ज्यादा सजा दे दी, अगर किसी की ऊंची जाति है तो उसको कम सजा दे दी। तो इस तरीके का भेदभाव पहले देखा जाता था, ठीक है। और कई बार एग्जाम में आता है कि 1870 का राजद्रोह एक्ट बताना है आपको। तो अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था क्या? 1870 का राजद्रोह। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत ही व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति, अब एग्जाम में आए कि 1870 का राजद्रोह एक्ट बताओ, तो इसमें से आंसर आप ये लिख सकते हैं, इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। तो 1870 का राजद्रोह एक्ट क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध में कोई भी विरोध करता था या उसकी आलोचना करता था ब्रिटिश सरकार की, तो उनको बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया जाता था। कौन से एक्ट के जरिए? 1870 का राजद्रोह एक्ट के जरिए। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने संघर्ष भी शुरू करा कि ऐसी मनमानापन नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर। और यहां देख सकते हैं आप, कई बार एग्जाम में यह आता है 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में क्या जानते हैं। अब क्या एग्जाम में आता है कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में आप क्या जानते हैं। जो भी मैं पॉइंट आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं, आप उसको अपने रजिस्टर पे लिख सकते हैं, यही एग्जाम में आएंगे। तो 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून क्या था?
इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा, जो भी आपके फादर की प्रॉपर्टी है या आपके जो पापा की प्रॉपर्टी है उस पर किसका हक होता है, बेटे का भी, बेटियों का भी और उनकी माँ का, तीनों में बढ़ती है प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि बेटी का हक ना हो उस प्रॉपर्टी पर, बेटी का भी हक होता है, माँ का भी और बेटे का भी। कौन से एक्ट के जरिए, 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के जरिए। अब ये माइंड में ये आता है ये कानून बनते कैसे हैं। ठीक है, आपके माइंड में आता होगा कि ये कानून बनते कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि संसद में कानून बनते हैं। कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह के किसी खास समूह के कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। ठीक है, तो कानून मेन आपको ध्यान रखना है, कानून बनाने में मेन भूमिका किसकी है, संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कानून बनाने में। घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो घरेलू हिंसा, सबसे पहले आपको ये जानना होगा घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। सन 2005 में सन 2005 से पहले ये कानून नहीं था, घरेलू हिंसा कानून। तो उससे पहले क्या होता था, आदमी औरतों को अपने मारा करते थे या अपनी बेटियों को मारते थे या कोई भी यौन उत्पीड़न होता था या मौखिक तौर पे गाली गलौज देना जिसमें आता है, ये होता था। तो जब पहले ज़्यादा होता था, पर जब से घरेलू हिंसा कानून 2005 एक्ट बना है तब से ये चीज़ें कम हो गई है। अब उन व्यक्तियों के प्रति केस किया जा सकता है जो ऐसा करते हैं। तो इस स्टोरी में भी आप यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से कानून बना। इसमें दो महिलाएं हैं। एक महिला बोलती है कि मुझे मेरा आदमी मारता है, पीटता है, और ये बूढ़ी लेडीज जो है, ओल्ड लेडी, उनको वो कह रही है कि जो मेरा बेटा जो है और बहू मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं। तो पहले तो ऐसा कानून नहीं था 1991 के समय में। फिर वो जाते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के पास, अपनी बातों को बता दिया उन्होंने यहाँ पर। फिर इनके बीच में बात होती है महिला संगठन के बीच में कि इनके लिए भी कानून होना चाहिए। तो ये आपस में मीटिंग बैठी हुई है जिसके अंदर बात कर रहे हैं वो कि घरेलू हिंसा एक्ट में क्या क्या डालें। शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक दुष्प्रभाव का भी शामिल किया जाना चाहिए। ये आपस में बात करते हैं कि इन चीज़ों को भी डाला जाना चाहिए कानून के अंदर। उसके बाद और भी संसदीय स्थायी समिति के सामने वो कानून जाता है, जैसा कि आपको बताया था, संसद में कानून जाता है। फिर वो जब वो पास हो जाता है तब एक एक्ट का रूप ले लेता है, एक विधेयक। इस तरीके से कानून बन जाता है। पहले किसके पास गए, वो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास गए, उन्होंने उसके बारे में बातचीत करी। फिर उसमें ये मीटिंग बिठा के देखा कि उसके अंदर क्या किन किन बातों को शामिल करना है। फिर वो विधेयक जो था उनके पास गया संसद के अंदर, उस पर बातचीत हुई। उसके बाद वो पास जब हो जाता है तो एक कानून का रूप ले लेता है। तो घरेलू हिंसा से रिलेटेड कानून बनाता है सन 2005 के अंदर। फिर आता है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। और अगर ऐसा होता है, कई बार संसद एक ऐसा कानून पास कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, यानी कि लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है। संवैधानिक तौर से तो पास हो गया, पर कानूनन तो सही हो सकता है, पर लोगों को रास नहीं आता, यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता वे कानून। इसलिए लोग उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना मतलब बुराई करते हैं। उसके खिलाफ जनसभाएं भी कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा कानून संसद द्वारा बना दिया जाता है जो लोगों को पसंद नहीं आता, उसके खिलाफ लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं।
उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानून में पटरी पर दुकान लगाने, फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि जो पटरियों पे लगाया जाता है सामान गैर कानूनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी कि कोई संदेह का मतलब कोई शक नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पे चल पाएंगे। पर आपने देखा होगा कि फुटपाथों पे ही फेरी वाले अपनी दुकान लगा देते हैं, पटरी वाले, जिससे जगह भी गिरती है और वो बहुत सी जगह गंदी भी रहने लग जाती है। पटरी वाले, एक फेरी वाले किसी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की जरूरत चीजें सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे में फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वे कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसे संशोधन कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, अगर कोई कानून ऐसा पास हो जाता तो उसके लिए तो आंदोलन कर सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं लोग, साथ ही साथ संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन का मतलब सुधार कर सकते हैं, जिससे वो कानून रद्द भी हो जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। जैसा कि अब ऊपर से दोबारा से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से देख सकते हो कानून की समझ। जैसा कि आपको पता है, कानून बनाता है संसद और कानून के सामने सभी लोग धर्म, जाति, भाषा, वंश, लिंग आदि के नाम पर समान है। कानून के शासन का मतलब ये होता है कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, हर किसी को सेम अपराध की सेम सजा मिलती है। और और साथ ही साथ बहुत पहले के टाइम में क्या होता था, जाति के आधार पर अपराध के लिए सजा दी जाती थी, जो कि अब नहीं दी जाती है। पहले जिसकी नीची जाति थी उसको ज्यादा सजा, जिसकी ऊंची जाति होती थी उसको कम सजा दी जाती थी। पर अब ये खत्म हो गया है। और एक एक्ट पढ़ा था हमने 1870 का राजद्रोह एक्ट। इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाता था या उसकी आलोचना करता था तो उनको किसी भी उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। आपने यहां पढ़ा 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून में कि बेटे, बेटियां, उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। ठीक है, यानी कि बेटी का भी हिस्सा है प्रॉपर्टी में, बेटे का भी, मां का भी। नए कानून किस तरह बनते हैं? संसद बनाता है नए कानून। जैसे कि हमने इस स्टोरी से जाना था, पहले तो वो जाते हैं कि संगठन के पास, फिर वो एक विधेयक का रूप लेता है संगठन के पास, फिर उसके बारे में बात की जाती है। उसके बाद मीटिंग बैठती है कि कौन कौन से बातों को विधेयक में डाला जाए। विधेयक जाता है संसद के पास, संसद में जब वो पास हो जाता है तब वो एक कानून का रूप ले लेता है। फिर अलोकप्रिय कानून और विवादास्पद कानून में ये था कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो लोगों को पसंद नहीं आता, उसके विरुद्ध लोग अपनी जनसभाएं कर सकते हैं या उसका विरोध जता सकते हैं, या संशोधन भी उसके अंदर किया जा सकता है। संशोधन मतलब सुधार, या वो रद्द भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आप निगरानी रख सकते हैं कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमपी जो है, सांसद जो है, कौन कौन से काम करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और प्ले स्टोर से जॉन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, जहां पर आपको लोएस्ट प्राइस पे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं।